प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15। ठीक है, हम शुरू करते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से। ठीक है, राइट, सो वी स्टार्ट विद नाइट्रोजन। ओके, नाउ नाइट्रोजन की नेचर एनॉमलस है, जो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, सो छोटी सी चीज, नाइट्रोजन में एक बहुत यूनिक चीज है अपने ग्रुप में, दैट इट इज एबल टू मेक p pi बॉन्ड्स। ठीक है, राइट, और ये p pi बॉन्ड्स किसके साथ बनाती है? अपने साथ भी बनाती है। क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा है और हेवियर मेटल्स के साथ भी बना सकती है ये p pi बॉन्ड्स। व्हाट आर p pi बॉन्ड्स? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एंड विद अदर स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसे ऑक्सीजन। ठीक है, राइट, सो बिकॉज ऑफ दिस यूनिक प्रॉपर्टी नाइट्रोजन अपनी ओरिजिनल इसकी स्टेट क्या है? व्हाट इज द नेटिव स्टेट ऑफ नाइट्रोजन? द नेटिव स्टेट इज N2। ठीक है, इफ यू लुक एट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनता है इसका डायग्राम? हमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में। दिस इज हाउ you draw nitrogen molecule. It has a sigma bond and it has 2 pi bonds, right? और because of this triple bond nitrogen gas और डाइनाइट्रोजन हम इसको जिसको कहते हैं, वो बहुत स्टेबल होती है। ठीक है, एंड इस बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 941.4 किलो जूल्स एनर्जी चाहिए। ठीक है, पर मोल, राइट। So you can see the bond dissociation energy of N2 is very high। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है प्रैक्टिकली बड़े काम आती है। ठीक है, आप सब चिप्स खाते हो, है ना? कोई ऐसा बच्चा जो चिप्स ना खाता हो, ऐसा प्राणी नहीं होगा, है ना? तो अब नाइट्रोजन गैस जो है उसका चिप्स से क्या लेना देना? आपने देखा होगा जब आप चिप्स खोलते हो तो उसमें इतनी सारी हवा भरी होती है। ठीक है, हमें लगता है वो इतने सारे चिप्स हैं, पर इतने सारे चिप्स नहीं होते। चिप्स इतने से होते हैं और बाकी हवा होती है। तो वो हवा कौन सी होती है? दैट इज नाइट्रोजन गैस। ठीक है, उसको किस लिए भरा जाता है? टू क्रिएट अ इनर्ट एटमॉस्फेयर। ठीक है, राइट, अगर हम उसमें ऑक्सीजन भर देंगे तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगी और चिप्स जो है वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको एक वैक्यूम की जगह भी बेस्ट है, नाइट्रोजन गैस प्रोवाइड की जाती है, राइट, and this nitrogen gas is providing an inert atmosphere. So basically किसमें हम यूज कर रहे हैं? हम पैकेजिंग ऑफ foodstuffs, उसमें नाइट्रोजन को यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? नाउ हाउ इज द बॉन्डिंग ऑफ नाइट्रोजन डिफरेंट फ्रॉम फॉस्फोरस? ठीक है, पहले हम नाइट्रोजन and phosphorus, so this is 7 and this is 15, इनकी configuration लिख लेते हैं। 1s2 2s2 2p3, this is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है, right, so this is 2s2 and this is 2p3, ये है 3s2, ये है 3p3 और इसके पास एक एम्प्टी d ऑर्बिटल भी है। ठीक है, तो हमने बात की कि नाइट्रोजन जो है वो p pi बॉन्ड्स बना लेती है। ठीक है, इसलिए डाइनाइट्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट्स वेयर देयर इज 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 pi बॉन्ड्स। ठीक है, वेयर एज फॉस्फोरस ले लो या कोई भी और एलिमेंट्स ले लो इस ग्रुप के, वो जो है वो p pi बॉन्ड्स नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि उनका साइज बड़ा है और उनकी ऑर्बिटल्स की शेप ऐसी है, इतनी डिफ्यूज्ड है कि उनकी ओवरलैपिंग जो है, क्योंकि पाई बॉन्ड के लिए क्या चाहिए? साइड वाइज ओवरलैपिंग चाहिए, तो वो सक्सेसफुल नहीं है, वो स्टेबल नहीं है। सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि नाइट्रोजन में p pi बॉन्ड्स बन रहे हैं, फॉस्फोरस या उसके नीचे वाले एलिमेंट्स में p pi बॉन्ड्स नहीं बन रहे हैं। ठीक है, राइट। उसके बाद सेकेंड थिंग इज इफ यू कंपेयर नाइट्रोजन
नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड एंड फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड। अब क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना पा रहा, वो कैसे एग्जिस्ट करता है, उसकी स्टेट क्या होती है ओरिजिनली, P4 मॉलिक्यूल। ठीक है, हम इसके एलोट्रॉप्स बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। ठीक है, नाउ if you are asked to compare these two bonds, then this bond is stronger. The sigma bond of phosphorus is stronger than sigma bond of nitrogen. ठीक है, इसका रीजन क्या होएगा कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है, अगर सिर्फ नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड और पी सिग्मा बॉन्ड को कंपेयर करना हो तो दिस नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड इज नॉट वेरी स्टेबल। ठीक है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन दैट इज इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए काफी कम चाहिए होगी, क्योंकि क्या है, बहुत छोटा सा है। तो एक नाइट्रोजन एटम और दूसरे नाइट्रोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो व्हाट इज द रीजन that being too small in size, there is going to be a huge interelectronic repulsions between the electrons of the two nitrogen atoms. इसकी वजह से नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफी कम है। सो नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड। तो फॉस्फोरस यूजुअली कैसे एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट एज अ P4 मॉलिक्यूल। ठीक है, एंड इन सॉलिड स्टेट। Okay, next important point to note when you are studying the chemistry of nitrogen is that जो नाइट्रोजन है वो p pi d pi बॉन्ड नहीं बना सकती। अब नाइट्रोजन d pi क्यों नहीं कंट्रीब्यूट कर सकती, क्योंकि नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल है ही नहीं। क्योंकि आपने पढ़ा है ना नाइट्रोजन की जब कॉन्फ़िगरेशन की थी क्या थी, 1s2 2s2 2p3 and second orbit does not have d subshell, so how can it form a d pi bond। ठीक है, तो नाइट्रोजन की तरफ से d pi ओवरलैप हो ही नहीं सकता। ठीक है, राइट, whereas फॉस्फोरस से जितने भी और एलिमेंट्स हैं वो p pi d pi बॉन्ड्स भी बना सकते हैं और d pi बॉन्ड्स भी बना सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे these are the general formulas of the compounds they can make, जहाँ R क्या है आपका अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप क्या होता है, जब आप एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल लो। ठीक है, जैसे मिथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल ली तो क्या बना, मिथाइल ग्रुप CH3। उसी तरह इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल ली तो क्या बना, C2H5 इथाइल ग्रुप। ठीक है, राइट। ओके, नाउ दीज टू रिएक्शंस, ठीक है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना है। 100% आपके बोर्ड्स में इसमें से एक रिएक्शन कंप्लीट करने को आता ही आता है। ठीक है, क्योंकि जब आप पी ब्लॉक पढ़ोगे तो ये जो दो एलिमेंट्स हैं इनकी एक बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी है। नाउ लुक हियर, यहाँ क्या लिखा है मैंने, डिसप्रोपोर्शनेशन। ठीक है, नाउ दीज टू रिएक्शंस, अच्छे लगे बुरा लगे, आपको चाहे 10 बार लिखना पड़े, आपको इनको याद करने हैं। ठीक है, राइट। सी द easiest way of remembering chemical reactions is to write them down। ठीक है, उनको लिखिए और समझने की कोशिश कीजिए उसमें हो क्या रहा है, what is the mechanism। ठीक है, now here why I have written these two reactions, because ये नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के बड़े यूनिक से रिएक्शंस हैं। ये आपको ऑलमोस्ट हर बोर्ड पेपर में आते हैं, कॉम्पिटिशन्स में काफ़ी बार आए हुए हैं। ठीक है, सो व्हाट डज इट से, इट सेज कि जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की +1 से लेके +4 तक है, वो सारे कंपाउंड्स एसिडिक मीडियम में दे अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन। ठीक है, मतलब वो ऐसे दो कंपाउंड्स बनाते हैं जिसमें एक में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही होती है, दैट इज उसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है, और दूसरे कंपाउंड में उसकी रिडक्शन हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल हेयर दिस इज नाइट्रस एसिड, अगर नहीं याद हो रहा तो नीचे नाम लिख लो। ठीक है, वैसे भी आइडियली यू शुड राइट, सो दिस इज नाइट्रस acid. It gives what? It gives nitric acid and nitric oxide, right? इसमें you can see नाइट्रोजन की मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट +3 लिखी है, इससे बढ़ के +5 भी हो गई और इससे कम होके +2 भी हो गई। ठीक है, सो नाइट्रोजन हैज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, सिमिलरली
फॉस्फोरस में ये इक्वेशन या कंप्लीट करने को आएगी, या आपको बोर्ड्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, गिव अ केमिकल रिएक्शन टू प्रिपेयर फॉस्फाइन गैस, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे क्या है, दिस इज फॉस्फोरस एसिड, राइट। अगेन नाम लिख देती हूँ आपके लिए, phosphorus acid. It undergoes disproportionation to give phosphoric acid and this is phosphine gas, ठीक है, राइट। एंड फॉस्फोरस में क्या है, ऑलमोस्ट जिसके कंपाउंड्स जो है वो they also undergo disproportionation but not just acidic but also alkaline medium में भी disproportionation होती है to give two compounds of phosphorus, एक में उसकी oxidation state +5 होती है और एक में -3, ठीक है। so very 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 important, ये दोनों reactions आपने करने ही करने हैं, ठीक है, right। so now we move forward to other chemical properties like hydrides and halides, ठीक है। बिल्कुल जैसे हमने ग्रुप 16 किया था वैसे ही चलेगा, वो सारा का सारा पैटर्न सेम है। Okay, now let's look at some more chemical properties. The first one is reaction with hydrogen, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाते हैं, they make hydrides, ठीक है, जिसमें जनरल फॉर्मूला इज EH3, जहाँ E क्या है, E इज एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15, ठीक है। और क्या क्या हाइड्रोजन हाइड्राइड्स बनाते हैं, दिस इज NH3, PH3, then arsine, then stibine and bismuthine, but very important are these ammonia and phosphine, जो बड़ी extensively आप पढ़ोगे, ठीक है, right। now let's look at the first property of these hydrides, right। the first property is basic strength। now अगर आप अमोनिया का स्ट्रक्चर देखो जो आपने काफी बार बनाया भी हुआ है और बहुत डिटेल में पढ़ा है, so you see there is a lone pair here, उसी तरह ये सारे हाइड्राइड्स में भी there is a lone pair on this group 15 element, है ना, right। so because of this lone pair it acts like a Lewis base, ठीक है, that it has a capacity to donate electrons, ठीक है, राइट। सो जब हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ये कौन से बेसिस हैं, दे आर लुइस बेसिस, द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 आर लुइस बेसिस बिकॉज दे हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू डोनेट, ठीक है। अब हम इसका ट्रेंड देखते हैं, इसकी बेसिक स्टेट का जो ट्रेंड है पहले मैं लिख देती हूँ। सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, antimony or bismuth, this is the trend in the basic character, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, रीजन क्या है, जब आप नाइट्रोजन से डाउन द ग्रुप बिस्मथ तक जाते हो तो क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज जो है बढ़ रहा है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी कम होती जा रही है, दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, इस सब जगह इन सब में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन सब में लोन पेयर तो है ही सारों में, दैट इज कॉमन, बट व्हाट इज डिफरेंट जिसकी वजह से ये बेसिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड है, द डिफरेंस इज कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, इसमें एक लोन पेयर भी है और साथ में क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ खींचा हुआ है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, ठीक है, एक तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और छोटे होने की वजह से ये काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और इसने जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको भी अपनी तरफ खींचा हुआ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। जैसे जैसे आप डाउन टू ग्रुप जा रहे हो, एलिमेंट्स का ग्रुप 15 एलिमेंट्स का साइज बढ़ता जा रहा है, इसलिए उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती जा रही है, तो इनके ऊपर लोन पेयर के अलावा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम होती जाएगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी भी कम होती जाती है, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी कम हो रही है, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ इज डिक्रीजिंग। सो व्हाट इज हैपनिंग, as you move down the group what is happening, atomic size is increasing, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोन
जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो भी कम होती जा रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेशन की कैपेसिटी भी कम होती जा रही है, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, इसको नोट कर लो। ये आपके जेई में आया हुआ है क्वेश्चन, 2 टाइम्स नीट में आया हुआ है ये क्वेश्चन, आपके बोर्ड्स में तो बहुत बार आता है, इस पॉइंट पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी हाइड्राइड्स की यही बताई है। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नोट दिस डाउन एंड देन वी मूव अहेड विद अदर प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स। ओके, सो नेक्स्ट इज द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स। ठीक है, इससे पहले मैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिस्कस करूं, लेट्स टॉक अबाउट द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ दीज हाइड्राइड्स। उसी पे आपकी सारी प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट हो जाएंगी। एक बार फिर से नाम लिख लेते हैं। ये हो गया फास्फोरस का, देन आर्साइन, ये हो गया एंटीमनी का, एंड देन बिस्मुथ। ठीक है, now as you move down the group from nitrogen to bismuth, ठीक है, आपको पता है एटम का साइज बढ़ता जा रहा है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे छोटा आएगा। लेट्स मेक इट हियर। सो इफ आई एम मेकिंग नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल ऐसा हो गया। ठीक है, एक बार नीटली बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉस्फोरस के साथ और बड़ा हो गया है ना, फिर आर्सेनिक के साथ और बड़ा हो गया। तो एज यू आर मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है, तो ये जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है। अब बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती कम होती जा रही है। ठीक है, सो एज यू मूव डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग, सो द बॉन्ड लेंथ किसके बीच में, आपके ग्रुप 15 एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीजिंग। अगर लेंथ बढ़ती है तो उसकी मजबूती, दैट इज बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाती है। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज लेसर एंड लेसर। दैट मीन्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो कम होती जाती है, आपका बॉन्ड वीक होता जाता है। ठीक है, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द नेचर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। दैट मीन्स वो अनस्टेबल होता जा रहा है या वो थोड़ी सी हीट से ही टूट जाएगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसकी मजबूती कम हो गई है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। सो थर्मल स्टेबिलिटी का ट्रेंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब जितना ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड होएगा उतनी मुश्किल से H पॉजिटिव आयन रिलीज हो सकता है। दैट मीन्स जो है उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर कम होएगा। जितना अनस्टेबल होएगा, अब जैसे BiH3 आउट ऑफ ऑल दीज दिस इज मोस्ट अनस्टेबल, तो आसानी से बिस्मथ और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, तो सबसे आसानी से किसी चीज़ को अपनी हाइड्रोजन दे सकता है, मतलब किसी चीज़ की रिडक्शन कर सकता है। तो अगर मैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट रिड्यूसिंग कैरेक्टर, क्या होएगा, आप सेम लॉजिक लगा सकते हो। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है। ओके, जिससे क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है, जिससे क्या हुआ, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, बॉन्ड स्टेबिलिटी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम चाहिए, बॉन्ड स्टेबिलिटी कम होती जा रही है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट इज बिकमिंग ईजियर टू ब्रेक the element and hydrogen bond. That means the reducing character is, या reducing nature is increasing.
तो जब मैंने रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ट्रेंड यहाँ नोट करूंगी तो कैसे करूंगी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये आ गई आपकी बिस्मथ की हाइड्राइड। तो जितना कम स्टेबल है उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं इसी हाइड्राइड्स के नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज बॉन्ड एंगल, ठीक है। उसके लिए हम मिटा लेते हैं थोड़ा सा। So I'm going to draw, हम NH3 और PH3 को बना लेते हैं। कई बारी MCQ में इनके ऊपर ही स्टेटमेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, NH3 and PH3 पे, ठीक है। So I'm going to draw it here। अब बॉन्ड एंगल देखिए, बिल्कुल जैसे हमने बॉन्ड एंगल किया था ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स का, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लॉजिक है, ठीक है। सो दिस इज NH3 एंड आई एम ड्राइंग PH3, ठीक है। अब हम इसका बॉन्ड एंगल कंपेयर करते हैं, ठीक है। This is approximately 107 and this is approximately 93.6। जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो हाइड्राइड्स का बॉन्ड एंगल कम होता जा रहा है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे एक बार ट्रेंड लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसका रीजन क्या होगा, डाउन द ग्रुप व्हाट इज हैपनिंग, एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है। यहाँ तक आप सबको क्लियर है, ठीक है। तो ये सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब आप नाइट्रोजन से फास्फोरस में गए कम हो गई, ठीक है। अब बोर्ड पे ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस बिकॉज नाइट्रोजन का साइज छोटा है। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ होने की जगह कहाँ पे है, नाइट्रोजन के काफी पास आ जाएंगे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से इनमें क्या होएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, ठीक है, बिकॉज दे हैव कम क्लोजर, राइट। जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगी तो स्टेबल होने के लिए वो कैसी जगह मेंटेन करेंगे एज पर बसेपर थ्योरी, जिससे वो मैक्सिमम दूर रह सके, वो जगह ले लेंगे जहाँ मिनिमम रिपल्शंस है। तो मिनिमम रिपल्शंस के लिए क्या आएगा, उनका मुंह जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये आपस में दूर हो जाएंगे ताकि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शंस हो। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या है, 107 डिग्री, ठीक है। अब जब हम नाइट्रोजन से फास्फोरस में आए तो फास्फोरस कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। सो नाउ इफ यू लुक, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा फास्फोरस की तरफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है नाइट्रोजन से। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो शेयर्ड पेयर है बॉन्ड पेयर के, है ना, इसको आप बॉन्ड पेयर कह सकते हो, शेयर्ड पेयर कह सकते हो, कुछ भी कहो, इनका आपस में डिस्टेंस ज्यादा है। अगर इनका डिस्टेंस ज्यादा है तो आपस में रिपल्शंस कम होंगी, तो ये पास पास रह सकते हैं, ठीक है। सो सिंस दिस डिस्टेंस इज ह्यूज, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस, यहाँ ये बहुत पास आ गए थे तो इसको मुंह को खुलना पड़ा, इसलिए एंगल बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि फास्फोरस की कम है तो ये काफी दूर दूर है, क्योंकि फास्फोरस के ज्यादा पास नहीं गए, तो आपस में इनके बीच में रिपल्शंस नहीं है या ना के बराबर है या कम है, तो इनका जो मुंह है वो थोड़ा बंद है, ठीक है। सो दिस बॉन्ड एंगल इज स्मॉलर, दिस इज 93.6। उसी तरह अगर आप आर्साइन में चले जाओगे तो आर्साइन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी कम है, तो बॉन्ड पेयर जो है आपस में काफी दूरी पे होंगे, रिपल्शंस और भी कम होंगी, तो वो मूव और या बॉन्ड एंगल और कम होएगा। So as you move down the group, since the atomic size of the central atom
एटम, यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, ग्रुप 15 एलिमेंट, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर हाइड्रोजन कैन नेवर बी द सेंट्रल एटम, ठीक है। सो इन दिस केस एज यू मूव डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज ऑफ द सेंट्रल एटम बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है, इसलिए बॉन्ड पेयर जो है इलेक्ट्रॉन के उनका आपस में डिस्टेंस काफी बढ़ता जाता है, जिससे उनकी रिपल्शन कम होती जाती है और एंगल को मुंह खोलने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, ठीक है, बिल्कुल जैसे आपने ग्रुप 16 का लॉजिक लिखा है अपने नोट्स में, बिल्कुल वैसे ही आपने ग्रुप 15 का लिखना है, ठीक है। 100% इज सेम, इट्स डिटो, राइट। सो नोट दिस डाउन, very very important properties. Okay, so the next property is boiling point and melting point of hydrides. Boiling point and melting point of hydrides, ठीक है। So just like ग्रुप 16 यहाँ पे भी सेम एक्सेप्शन है एंड सेम रीजन है, ठीक है, राइट। सो फर्स्ट लेट्स राइट डाउन द नेम्स। सो नाउ आइडियली जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाता है, बिकॉज द एटॉमिक साइज ऑफ द सेंट्रल एटम इज इंक्रीजिंग, है ना, दैट्स द ओनली डिफरेंस। सो वैन द वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट विल इंक्रीज, दैट इज ज्यादा हीट लगानी पड़ेगी उनको दूर करने के लिए, ठीक है। बॉयल या मेल्ट करना मतलब सिर्फ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ाना, ठीक है। सो एज यू मूव डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग ऑफ दीज central atoms, the van der Waals force is increasing and boiling point and melting point is increasing, ठीक है। अब ये बात यहाँ से लेके यहाँ तक तो सही है, एक्सेप्शन कहाँ आ जाती है, एक्सेप्शन आ जाती है यहाँ पे, एंड रीजन क्या है, रीजन है नाइट्रोजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। सो व्हाट, so the only thing is it is able to form intermolecular hydrogen bonds, क्योंकि intermolecular hydrogen bond बन रहे हैं तो अमोनिया मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में एक्स्ट्रा बॉन्डिंग है, तो इसकी वजह से जो अमोनिया है इसका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग, दोनों बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट बाकियों से ज्यादा है, ठीक है। सो दिस इज द ट्रेंड, राइट, एंड इफ यू लुक एट द एग्जैक्ट इसकी जगह कहाँ आती है, आर्सेनिक के बाद यहाँ पे, ठीक है। सो आइडियली सबसे कम होना चाहिए अमोनिया का, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से फास्फोरस से इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, ठीक है। सो दिस इज द एक्सेप्शन इन हाइड्राइड्स। अगेन now let's look at the last point of hydrides, that is solubility in water, ठीक है। इसमें सिर्फ अमोनिया जो है इट इज सॉल्यूबल, इसमें इन वाटर, और क्या रीजन है, क्योंकि ये पानी के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज एबल टू मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स, इसकी वजह से इट इज सॉल्युबल इन वाटर, जबकि बाकी सारे हाइड्राइड्स जो हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते हैं पानी के साथ, ठीक है, राइट। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, वी मूव ऑन टू द अदर केमिकल प्रॉपर्टीज। Okay, so now we are going to look at the oxides formed by group 15 elements, ठीक है। दो सबसे important oxides जो सारे elements इस group के बनाते हैं, that is E2O3 and E2O5, ठीक है, right, where E is the element and O is, as you all know, oxygen, ठीक है, right। उसके besides जो एक सिर्फ नाइट्रोजन है इस ग्रुप में, वो +1 से लेके +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में सारे एलिमेंट्स, सारे ऑक्साइड्स बनाता है,
ठीक है. So what is unique about nitrogen is it forms oxides in all oxidation states ranging from +1 to +5. ठीक है. So here I have listed down these elements. So +1, +2, +3, +4 and +5. ठीक है. So अगर मैं इन सारे ऑक्साइड्स को कंपेयर करूं, कैन यू नेम देम? दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड, राइट. बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाइट्रस ऑक्साइड. इसको हम और क्या कहते हैं? लाफिंग गैस भी कहते हैं. ठीक है. सो दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड, ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस. देन यू हैव दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड. ठीक है. दिस इज डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड. ठीक है. दिस इज डाई नाइट्रोजन, 4 है तो क्या हो जाएगा? टेट्रा ऑक्साइड. दिस इज गोइंग टू बी 2 नाइट्रोजन है सो डाई नाइट्रोजन, 5 ऑक्सीजन है सो पेंटॉक्साइड. ठीक है, राइट. सो दीज आर द वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट देयर एसिडिक कैरेक्टर. जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड्स का बढ़ता जा रहा है, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जा रही है. क्लियर है? सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, क्वेश्चन आया हुआ है अरेंज करने के लिए इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर. आपको रैंडमली नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स दी होंगी. ठीक है. नाइट्रोजन भी आता है क्योंकि इसमें इतनी सारी ऑक्साइड्स पॉसिबल है, राइट. ओके. क्योंकि अगर दूसरी ले लोगे सिर्फ ट्राइऑक्साइड एंड पेंटॉक्साइड तो 2 ही होंगे. एटलीस्ट यू हैव 4 of them to arrange. ठीक है, इन एन MCQ. तो आपने क्या करना है, आपने सबसे ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेनी है. तो यहाँ नाइट्रोजन की +1 है, +2, +3, +4, +5 एंड जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो आपने देखना है कि एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है. सो योर आंसर इज गोइंग टू बी द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल्सो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर. ठीक है. उसके बाद अगर आपने सेम जनरल फॉर्मूला की ऑक्साइड्स को कंपेयर करना है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ कंपेयर किया है. सो इफ आई राइट इट डाउन लाइक दिस, N2O3 नाइट्रोजन की, फिर फास्फोरस की, फिर आर्सेनिक की, फिर एंटीमनी की और फिर बिस्मथ की. ठीक है. नाउ लेट्स जस्ट रिलेटेड कि हम इसका एसिडिक, एम्फोटेरिक एंड बेसिक कैरेक्टर कैसे याद रखेंगे. ठीक है, रट्टा नहीं लगाना. आपने पढ़ा था दीज टू वर नॉन मेटल्स. ठीक है. नॉन मेटल की ऑक्साइड्स क्या होती हैं? दे आर एसिडिक. ठीक है, एसिडिक, दैट इज दे रिएक्ट विद द बेस टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. ठीक है, सॉरी, सॉल्ट एंड वाटर. उसके बाद ये जो 2 थे, ये क्या थे? आर्सेनिक एंड एंटीमनी. ये जो 2 थे, ये क्या थे? दे वर मेटलॉइड्स. इनकी ऑक्साइड्स कैसी होती हैं? एम्फोटेरिक, दैट इज एसिडिक एंड बेसिक दोनों बिहेवियर, क्योंकि इनमें मेटालिक एंड नॉन मेटालिक दोनों कैरेक्टर हैं. बिस्मथ यू हैड स्टडीड इज अ मेटल, तो इसकी ऑक्साइड कैसी होनी चाहिए? यस, ऑक्साइड होनी चाहिए बेसिक. ठीक है. सो डोंट मग इट अप. आपने क्या करना है, आप इसको मेटालिक कैरेक्टर से रिलेट कर दीजिए. ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, इसको अरेंज करने को आता है. ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर. सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट for oxides of a single element is the increasing order of acidic character. और आपको अगर सारे एलिमेंट्स की ऑक्साइड्स अरेंज करने को आए तो पहले वाली 2 जो हैं एसिडिक हैं, नेक्स्ट 2 आर एम्फोटेरिक एंड द लास्ट वन इज बेसिक. ठीक है, एंड यू रिलेट इट एग्जैक्टली डिटो टू द मेटालिक कैरेक्टर. ठीक है. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्साइड्स. नाउ वी मूव ऑन टू हैलाइड्स. Okay, now let's talk about reaction with halogens. Group 15 elements जब halogens के साथ react करते हैं, 2 टाइप के halides बनाते हैं of the general formula EX3 and EX5, जहाँ E is the element of group 15 and X क्या है आपका? halogen, fluorine, chlorine, bromine और iodine. Okay, important thing to note here कि जो नाइट्रोजन है
डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स, ठीक है। नाइट्रोजन जो है सिर्फ वो पेंटाहेलाइड नहीं बनाता, दैट इज उसमें NCl5 या NF5 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको कि PCl5 इज पॉसिबल, NCl5 इज नॉट पॉसिबल, व्हाई, ठीक है। तो रीजन क्या होगा, आप अगेन इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आ जाओ। इफ यू रिमेंबर इट वाज 2s2 2p3 और फास्फोरस में क्या था 3s2 3p3, ठीक है। सो इफ आई मेक फास्फोरस 3s2 आई हैव 3p3 और साथ में मेरे को क्या मिलता है थर्ड शेल में एक वेकेंट d ऑर्बिटल, बट नाइट्रोजन में ये वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता बिकॉज द सेकेंड शेल डज नॉट सपोर्ट d ऑर्बिटल। तो ये आपका नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये तीन ही कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है फास्फोरस में, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाता है। सो नाउ यू कैन सी यू हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 5 कोवलेंट बॉन्ड्स बन सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाई नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स बिकॉज इट डज नॉट हैव वेकेंट d ऑर्बिटल, सो इट हैज ओनली 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 कोवलेंट बॉन्ड्स। वेयरएज PCl5 क्यों पॉसिबल है, क्योंकि इट हैज empty d orbital, so there is a promotion of an electron, जिसकी वजह से क्या होता है 5 अनपेयर्ड जो है इलेक्ट्रॉन्स आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं 5 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं आपके ट्राइहेलाइड्स पे, ठीक है। इनकी शेप क्या होती है, पिरामिडल शेप होती है। अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो बिल्कुल अमोनियम मॉलिक्यूल जैसी शेप है, ठीक है। आई हैव मेड PF3 हियर, नाउ दिस इज अ पिरामिडल शेप, इसको हम डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी कह सकते हैं। और इसकी अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखो तो 1 2 3 देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 लोन पेयर, है ना। एक लोन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड्स है EX3 में। दैट मीन्स कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए। दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, 1 S और 3 P, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसके ट्राइहेलाइड्स की, ठीक है। नाउ लेट्स कंपेयर है, ये क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिशन्स में आ सकता है। जो ट्राइहेलाइड है एक गिवन एलिमेंट के जो डिफरेंट ट्राइहेलाइड्स हैं, जैसे अगर मैं कंपेयर करूं PF3 PCl3 PBr3 एंड PI3, यूजुअली आपको ये नाइट्रोजन के ट्राइहेलाइड्स ने दिए होंगे क्योंकि नाइट्रोजन के ट्राइहेलाइड्स जो है वो स्टेबल नहीं होते, ठीक है। तो इनका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर अरेंज करने को आएगा तो यहाँ हाइड्राइड से बिल्कुल ऑपोजिट ट्रेंड है, दैट इज कि जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसका क्विकली रीजन देख लेते हैं, बॉन्ड एंगल कैसे बढ़ जाता है। जैसे जैसे हैलोजन का साइज जो है बढ़ता जा रहा है, नाउ राइट। सो लेट्स लुक हियर, फ्लोरीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन, तो साइज जो है किसका, फ्लोरीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो इफ यू लुक एट द साइज, एटॉमिक साइज कैसे है, फ्लोरीन उससे बड़ा क्लोरीन, उससे बड़ा ब्रोमीन, उससे बड़ा आयोडीन। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड हो जाएगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, देन क्लोरीन है, देन ब्रोमीन है, देन आयोडीन है ना। यहाँ तक आपको पता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमने एटलीस्ट 100 टाइम्स पढ़ लिया है, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस एंड फ्लोरीन में बॉन्ड है, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ है, फ्लोरीन के काफी पास है, ठीक है। फ्लोरीन ने इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ काफी खींचा हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं, या जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आपस में काफी दूर है ऑलरेडी, क्योंकि फ्लोरीन की तरफ ज्यादा है, तो इनमें रिपल्शन नहीं है, ठीक है। अब आप फ्लोरीन से क्लोरीन वाले ट्राइहेलाइड की तरफ चलो, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा सा ज्यादा सेंटर की तरफ है। क्लोरीन उतना नहीं खींच पाया जितना फ्लोरीन ने खींचा था, फ्लोरीन ने काफी ज्यादा अपनी तरफ खींच लिया था क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है ना। अब यहाँ पे क्या है, क्लोरीन के केस में शेयर्ड पेयर जो है वो क्लोरीन से एज कंपेयर टू फ्लोरीन
तो जिसकी वजह से ये क्लोरीन से तो दूर है लेकिन आपस में ये पास आ गए, ठीक है। यहाँ काफी दूर थे और यहाँ पे थोड़ा सा और नीटली बना देती हूँ। तो यही शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये आपस में काफी पास आ गए, इधर काफी दूर थे, क्योंकि ये पास आ गए तो इनमें रिपल्शन होगी, ठीक है, राइट। तो रिपल्शन होगी तो क्या होएगा, इसका मुंह खुल जाएगा। एज पर बसेपर थ्योरी क्या होता है, कौन सी ज्योमेट्री एक्वायर कर लेते हैं जिसमें इनकी रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए, और वो कब होएगा, जब इसका मुंह बॉन्ड का खुल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दिस बॉन्ड एंगल वाज जस्ट 96.3 और यहाँ पे क्या है 100.4। आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग, फ्लोरीन वाज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, तो यहाँ शेयर्ड पेयर फ्लोरीन की तरफ ज्यादा था, जिससे आपस में डिस्टेंस जो था काफी ज्यादा हो गया था, तो रिपल्शन थी नहीं। और यहाँ पे क्या है, अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है फ्लोरीन से, तो शेयर्ड पेयर ऑल्दो क्लोरीन से तो दूर है बट आपस में काफी पास आ जाते हैं और रिपल्शन शुरू हो जाती है, और उन रिपल्शंस को दूर करने के लिए क्या करते हैं, इनका मुंह खुल जाता है एज पर बसेपर थ्योरी, तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब नेक्स्ट जो लास्ट चीज हम इसमें देखेंगे दैट इज ट्राइहेलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। एक पॉइंट और मैं आपको बता देती हूँ कि मोस्टली कोवलेंट होते हैं हेलाइड्स, लेकिन बिस्मथ ट्राइफ्लोराइड इज आयनिक इन नेचर बिकॉज यू सी बिस्मथ इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इस ग्रुप में एंड फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लोरीन अपनी तरफ पूरा ही खींच लेता है, तो it has become a ionic compound, ठीक है। So BiF3 is ionic. Now why I am talking about trihalides of nitrogen, because बाकी सारे trihalides काफी stable हैं, सिर्फ नाइट्रोजन के trihalides जो है वो unstable होते हैं, ठीक है। इसमें से सिर्फ NF3 is stable and these three are unstable। ये अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि साइज में डिफरेंस बहुत है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सो बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी होती है, बट एज यू मूव फ्रॉम क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन, द बॉन्ड्स, द एटॉमिक साइज ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर ह्यूज एज कंपेयर्ड टू नाइट्रोजन। तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है, NCl3 की बॉन्ड लेंथ काफी ज्यादा है, इसकी भी ज्यादा है और इसकी भी ज्यादा बढ़ती जा रही है बॉन्ड लेंथ, और ये बॉन्ड लेंथ जो है ये इतनी ज्यादा है कि जो बॉन्ड्स बनते हैं वो बहुत वीक बनते हैं और थोड़ी सी एनर्जी से ही टूट जाते हैं, ठीक है, राइट। सो इनफैक्ट रूम टेम्परेचर की एनर्जी भी बहुत है, उससे कम में भी ये टूट जाते हैं, राइट। सो ऑल दीज थ्री आर एक्सप्लोसिव, दे कैन एक्सप्लोड इवन एट रूम टेम्परेचर, राइट, बिकॉज साइज incompatibility of nitrogen chlorine, nitrogen bromine and nitrogen iodine. So bond length is huge, bond strength is very small, so highly unstable। और ये दो तो इतने ज़्यादा unstable है कि ये अपने अमोनिएट्स, अनस्टेबल अमोनिएट्स के फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ब्रोमीन एंड आयोडीन के ट्राइहेलाइड्स। क्लियर? So take a note of each point that I have discussed here, very important for your exams. Okay, so हमने बात की ट्राइहेलाइड्स की, now we talk about the पेंटाहेलाइड्स, ठीक है। पेंटाहेलाइड्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, the general formula is EX5, ठीक है। पहली चीज नाइट्रोजन की थी इसमें कि नाइट्रोजन जो है वो पेंटाहेलाइड नहीं बनाता, सो नो पेंटाहेलाइड्स, ठीक है। इसका रीजन हमने पढ़ा था, नाइट्रोजन डज नॉट हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, तो 5 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं करा सकता। ओके, नाउ द जनरल फॉर्मूला इज दिस, राइट। अगर आपका हैलोजन फ्लोरीन है तो आपके फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ जो है चारों पेंटाहेलाइड्स बना सकते हैं। सो दैट मीन्स यू हैव PF5, you also have AsF5 and you have SbF5 and you have bismuth F5, ठीक है, राइट। अगर आपका हैलोजन क्लोरीन है, ठीक है, सो तब आपका बिस्मथ पेंटाक्लोराइड पॉसिबल नहीं है, ठीक है, राइट। अगर आपका हैलोजन ब्रोमीन और आयोडीन है तो सिर्फ फॉस्फोरस
हेलाइड्स पॉसिबल हैं. इन केस ऑफ ब्रोमीन यू ओनली हैव PbR5 एंड यू ओनली हैव PI5. ठीक है, जो बाकी सारे हैं वो पेंटा हेलाइड्स नहीं बनाएंगे बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस. इनका साइज इतना बड़ा है कि जो 5 है वो अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे. राइट, ओके. सो नाउ लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर. तो पहली चीज क्या थी कि नाइट्रोजन नहीं बनाता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि फ्लोरीन के साथ चारों जो है वो पेंटाहेलाइड्स बनाते हैं. ठीक है, राइट. क्लोरीन के साथ सिर्फ फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी बनाते हैं. राइट. सो उसके बाद आपको क्वेश्चन आ सकता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई BiCl5 या मे बी BiBr5 या मे बी BiI5 इज नॉट पॉसिबल. ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? ठीक है, राइट. सो क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, इसका रीजन क्या हो जाएगा? नंबर 1 इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट. ठीक है, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट Bi की प्रेफर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 एंड नॉट +5. नंबर 1. नंबर 2, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साइज बहुत बड़े हो गए हैं, तो जो इनकी बिस्मथ के साथ जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम हो जाएगी क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी. सो क्या होएगा? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ जो बिस्मथ की बॉन्ड लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होएगी, जिसकी वजह से क्या होएगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होएगी, तो वो बनाने की कोशिश भी करेगा तो वो बॉन्ड एकदम टूट जाएगा, तो अनस्टेबल. एंड नंबर 3, स्टेरिक हिंड्रेंस. कि फ्लोरीन बहुत छोटा होता है, तो वो जो 5 फ्लोरीन है वो बिस्मथ के आसपास आ सकते हैं. ठीक है. एंड नंबर 2, फ्लोरीन का साइज काफ़ी कम होता है, तो वो जो बिस्मथ और फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ है वो बहुत बड़ी नहीं होती, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी होती है कि वो कंपाउंड बना सके. ठीक है, राइट. सो ओनली इन केस ऑफ फ्लोरीन बिस्मथ फॉर्म्स पेंटाहेलाइड. तो ये बिस्मथ का आपको ये 3 रीजंस पता होने बहुत ज़रूरी है. ठीक है, राइट. सो आई हैव रिटन डाउन दिस क्वेश्चन हेयर ऑल्सो. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज द स्ट्रक्चर. अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो स्ट्रक्चर क्या होता है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. ठीक है. सो बेसिकली जो 3 बॉन्ड एंगल्स हैं वो होते हैं इक्वेटोरियल प्लेन में. सो इफ यू टेक दिस एज PCl5 एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है? बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री. दे आर इन इक्वेटोरियल प्लेन. और जो 2 बॉन्ड एंगल्स हैं, एक होता है अबव द प्लेन और एक होता है बिलो द प्लेन. सो दीज आर द एक्सियल बॉन्ड्स. और ये क्या थे? आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. और एक्सियल बॉन्ड का बॉन्ड एंगल कितना होता है विद द प्लेन? 90 डिग्री. सो एक प्लेन में फास्फोरस के साथ 3 क्लोरीन होंगे इन एन इक्वेटोरियल प्लेन. एक बॉन्ड ऊपर होएगा और एक बॉन्ड नीचे होएगा. सो दीज 2 आर एक्सियल बॉन्ड्स. और ये आपका बॉन्ड एंगल क्या हो गया? दिस इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री विद द प्लेन. ठीक है. सो वन इज दिस. स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को आ सकता है. PCl5 पे काफी बार क्वेश्चन आया है. उसके बाद एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो है इट इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ. ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो फास्फोरस क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ है ये कम है और ये वाली ज़्यादा है. ऐसा क्यों है? क्योंकि इफ यू सी हियर, ये जो 3 बॉन्ड्स हैं इक्वेटोरियल प्लेन में, इसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे वो आपस में काफ़ी दूर है. सो क्या है? इनमें रिपल्शन नहीं है एंड इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक. तो 360 डिवाइड बाय 3 देखो 120 डिग्री. राइट. अब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड देखो, इट इज 90 डिग्री. तो ये जो है बॉन्ड पेयर है, ये और ये काफी पास आ सकता है. सो दिस एक्सियल बॉन्ड पेयर इज क्लोजर टू द
इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर एज कंपेयर टू ये जो इक्वेटोरियल रीजन में 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, ये आपस में कितनी दूरी पे है, 120 डिग्री की दूरी पे हैं, तो इनमें रिपल्शंस कम है। लेकिन जो एक्सियल बॉन्ड का बॉन्ड पेयर है और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड का बॉन्ड पेयर है, ये ज्यादा पास आ गए एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल वाले, क्योंकि बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री है। सो इफ आई जस्ट ट्राई एंड एक्सप्लेन इट टू यू, तो जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं ऐसे हैं 120 डिग्री, तो इसमें जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो काफी दूर हैं, तो रिपल्शंस कम है। लेकिन जो एक्सियल बॉन्ड के साथ ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर है, ये काफी पास है, क्योंकि एंगल क्या है, 90 डिग्री। अब क्योंकि ये जो दो बॉन्ड पेयर्स पास आ गए, तो इनमें क्या होगी, रिपल्शन होगी, ठीक है। तो टू ओवरकम दिस रिपल्शन ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है ये स्ट्रेच हो जाएगा। अब जब ये स्ट्रेच होके इतना लंबा हो गया, तो अब इसमें जो डिस्टेंस है वो काफी हो जाएगा। सो टू ओवरकम दिस रिपल्शन इट स्ट्रेचेस, ठीक है। तो इस स्ट्रेच होने की वजह से जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है इट इज मोर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ओके, सो वन इज दिस, one is the structure, then I told you what is the geometry. The geometry is trigonal, bipyramidal, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आपको इसमें पूछ सकते हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे। आपको क्या दिख रहा है, 5 सिंगल बॉन्ड्स दिख रहे हैं फॉस्फोरस एंड क्लोरीन के। सो 5 सिग्मा बॉन्ड्स, ऑल 5 ऑफ देम रिक्वायर हाइब्रिडाइजेशन। एक S हो गया, 3 P हो गए, कितने हो गए, 4, और एक क्या हो गया, D, तो कितने हो गए, 5 ऑर्बिटल्स। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे पॉइंट्स आपने पेंटाहेलाइड्स के बारे में नोट रखने हैं, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ वी मूव ऑन टू रिएक्शन विद मेटल्स। Okay, next is reaction with metals, ठीक है। Not very complicated, आसान सा टॉपिक है। मेटल्स के साथ रिएक्ट करके बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं। बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें 2 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, राइट। सो एक ग्रुप 15 एलिमेंट है और एक मेटल है, और इसमें ग्रुप 15 एलिमेंट्स कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो आई हैव गिवन यू सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन इज गोइंग टू फॉर्म अ नाइट्राइड, जैसे यहाँ मैग्नीशियम नाइट्राइड है। फॉस्फाइड्स बनाते हैं फास्फोरस। आर्सेनिक जो ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं विद मेटल्स, दे आर कॉल्ड आर्सेनाइड्स। और बिस्मथ के साथ जो मेटल कंपाउंड्स बनाते हैं दे आर नोन एज बिस्मथाइड्स, ठीक है। सो नाउ वी कम टू द लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Okay, so lastly we talk about anomalous behavior of nitrogen. Reasons वही रहेंगे, it has extremely small size, जिसकी वजह से ionization energy is very high and electronegativity is also very high and it does not have empty d orbitals, ठीक है। तो ये इसके reasons हैं। अब किस किस तरह का anomalous behavior ये display करता है, already you've gone through the video, you would have known by now। सबसे पहले नेटिव स्टेट में नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, एज अ गैस, ठीक है। बिकॉज रीजन क्या है, p-pi बॉन्ड्स बना लेता है। जो बाकी है दे एग्जिस्ट एज सॉलिड्स, और वो किस तरह के बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है, राइट। उसके बाद नाइट्रोजन अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या डिस्प्ले कर सकता है, +4। आपने पढ़ा था, अगेन रीजन क्या है, क्योंकि d ऑर्बिटल्स नहीं है। बाकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी डिस्प्ले कर सकते हैं, +5, ठीक है। सो दिस पॉइंट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। देन नाइट्रोजन क्योंकि p-pi बॉन्ड्स नहीं बना सकता, बाकी बना सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे आपको R की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप दिया हो सकता है, CH3, C2H5, है ना। सो दिस कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल एंड दिस इज पॉसिबल, क्योंकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है, तो d-p-pi ओवरलैप नहीं होगा, ठीक है, राइट। व्हेरेस फास्फोरस के पास है, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन में आपने पढ़ा था, इसके पास +1 से लेके +5 तक, +1, +2, +3, +4, +5 हर एक ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड पॉसिबल है, ठीक है। बाकियों के सिर्फ +3
+3 या +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड्स थे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो इसके हाइड्राइड्स हैं ये क्या बनाते हैं, ये आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया जैसे। तो इसमें क्या होता है, सो दे हैव अ हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड दे आर आल्सो बिकॉज ऑफ दिस सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद हमने लास्ट पढ़ा था जो नाइट्रोजन है उसके ट्राई हेलाइड्स अनस्टेबल है, बाकियों के स्टेबल है, सिर्फ नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड स्टेबल होता है, ठीक है। इसका रीजन भी आपने देख लिया। सो दैट फिनिशेस द केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आया भी हुआ है, दैट इज ऑन फास्फोरस। आगे भी पढ़ेंगे बट एक बार यहाँ भी कर लेते हैं कि फास्फोरस को स्टोर कैसे करते हैं। फास्फोरस इज स्टोर्ड अंडर वाटर, ठीक है, क्योंकि जो फास्फोरस का सिग्मा बॉन्ड है, अगर रूम टेम्परेचर में उसको आप एक्सपोज रखोगे एयर से, तो वो क्या करेगा, वो रूम टेम्परेचर की हीट सफिशिएंट होती है जो फास्फोरस बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए, एंड इट विल रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड कैच फायर। तो फास्फोरस इज स्टोर्ड अंडर वाटर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। So that brings an end to the today's video lecture on chemical properties, ठीक है। हमने बहुत important properties पढ़ी, so make notes, ठीक है, ध्यान से बनाइए। If you have doubts you can get back to me on this, so I will try and clear your doubts, right? And meanwhile stay home and stay safe. Thank you.